हाय फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम की एक और इम्पॉर्टेंट केस स्टडी देखने वाले हैं। ये आपका फॉरेक्स जो है उसी के ऊपर केस स्टडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी और आपको कैलकुलेट करना है। इफ़ यूरो इज कोटेड एट डॉलर, अगर यूरो की वैल्यू है 1.28/30, ये डॉलर में है और डॉलर को कोट में किया है, यानी कि $1 इज इक्वल टू 62.96/04 आपका हो गया पैसा। ठीक है, 62.96/04, ये 96 के बाद का जो है ना 104, ये वो रिप्रेजेंट करेगा। चलिए, अभी आपको पूछा है, हमें यूरो को डॉलर में दिया है, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.28/30 डॉलर और $1 की वैल्यू दी है 62.96/04 पैसा। ठीक है, आगे का वैल्यू हमारा 28, फिर 30 हो गया, 96, उसके बाद 104, ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे 04 लिखा है इसको, लेकिन हमें 104 करके ही कंसिडर करना है, क्योंकि उसके आगे का ही वैल्यू इसमें दिया रहता है ना, उसके जो आगे की वैल्यू है नेक्स्ट। तो अभी हमें इसको पूछ रहा है कि हाउ मच वुड यू डेबिट टू करंट अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर इम्पोर्ट बिल। तो देखिए, इम्पोर्ट बिल है आपका, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताई थी, क्या बोला था। इम्पोर्ट हमारा सेलिंग को रिप्रेजेंट करता है और एक्सपोर्ट हमारा बाई को रिप्रेजेंट करता है। तो बैंक क्या करेगा, सेलिंग रेट, तो हमें सेलिंग रेट कंसिडर करना है। हाउ मच यू डेबिट टू करंट अकाउंट ऑफ इम्पोर्ट बिल ऑफ यूरो, तो यूरो में 60,000 है। तो आपका जो कस्टमर है, आपको उसको कितना आप उसके अकाउंट में डेबिट करोगे, डेबिट करोगे उसके अकाउंट से। तो ये क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें रुपीज़ में डायरेक्ट वैल्यू देनी है, लेकिन हमें क्या दिया है, रुपीज़ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हमें, रुपीज़ का हमें यूरो से, क्योंकि ये वैल्यू किस में, यूरो में ना, EUR हमारा यूरो हो गया। यूरो का रुपीज़ का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, हमें मालूम है कि 1 यूरो इसके बराबर है डॉलर, और वो डॉलर इस रुपये के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर से यूरो से डॉलर में आना पड़ेगा, फिर डॉलर से रुपये में आना पड़ेगा, फिर जो रेट है वो रेट हमें लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो 6,000 के लिए जो हमें डेबिट करना है उसके अकाउंट को, वो हम कैलकुलेट कर सकें। कैसे आप करेंगे, देखिए, मैंने आपको ये बताया कीवर्ड क्या है, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट मतलब हो गया हमारा सेलिंग। चलिए, सेलिंग हो गया, अभी हमें पता लग गया कि हमें सेल की बात करनी है। तो आगे का ये रेट है, छोटा रेट हमारा बाइंग हो गया और ये हमारा सेलिंग रेट हो गया। ठीक है, सो इसको कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको पहले बताया था, 1.28/30, 1.28/30। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, मतलब अलग करके लिख सकते हैं, 1.28, और सिर्फ ये 2 डिजिट है ना, तो इसकी 2 डिजिट ही चेंज होगी, /1.30। ये सब अब मैं आपको पहले बेसिक में बता चुकी हूँ। तो ये आगे का हमारा हो गया बाइंग रेट और ये हो गया सेलिंग रेट। बोलते हैं ना, बैंकों का कंसेप्ट है बाई लो सेल हाई, तो ये छोटा रेट हो गया बाइंग रेट और थोड़ा जो बड़ा है वो सेलिंग रेट, क्योंकि जो मार्जिन है बाइंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है वही बैंकों के लिए प्रॉफिट है। बैंक हमेशा ऐसे ही करता है। मान लीजिए जो सेविंग बैंक है उसमें 4% का या 5% का इंटरेस्ट लगाता है, पर उसी पैसे को अगर लोन के लिए देता है तो 8%, 9%, 10%, तो हमेशा बैंक जो देगा, मतलब किसी को देगा, वो लोन के तौर पर देगा, कुछ भी देगा, तो वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू बाई, मतलब वो जो लोन है, जो पैसा है आपसे डिपॉजिट के तौर पे ले रहा है, तो हमेशा ये ज़्यादा ही होगा। ठीक है, बाई लो सेल हाई का कंसेप्ट है। और ये जो आगे का वैल्यू है, ये हमारा बाई का रेट दिया हुआ है, पीछे का हमारा सेल का रेट दिया है। ठीक है, बिड रेट, आस्क रेट बोलते हैं ना, ये वही है। चलिए, अभी तो ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। हाउ मच डेबिट टू करंट अकाउंट, अभी हमें बस रेट पता करना है। तो ये इंपोर्ट की बात है, तो सेलिंग की बात करेंगे, सेलिंग रेट हम लिखेंगे। तो कितना हो गया हमारा सेलिंग रेट, देखिए, 1 यूरो इज इक्वल टू, अगर मैं 1 यूरो को बोलूँ डॉलर में, जो बाइंग रेट है ये हमारा आगे का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइंग रेट और ये हो गया सेलिंग रेट। ठीक है, डायरेक्ट कोट में ऐसा होता है। तो ये हो गया बाइंग रेट, ये हो गया हमारा सेलिंग रेट। तो 1 यूरो को अगर मैं बोलूँ सेलिंग रेट कितना है, तो 1 यूरो का सेलिंग रेट है 1.30, कितना है, 1.30। सो 1 यूरो हो गया 1.30, क्या 1.30 सेलिंग रेट है, पर क्या डॉलर है ना, डॉलर में दिया ना कोटेड, तो 1.30 डॉलर। अब मुझे जानना है कि $1 को कितना बैंक सेलिंग रेट लगाएगा। तो $1 का क्या रेट है, देखिए, डॉलर इज कोटेड, तो ये आगे वाला बाइंग हो गया, ये पिछला सेलिंग हो गया। तो 62.96, फिर उसके बाद ये 04 आ गया हमारा 104। ठीक है, यहाँ पे ढंग से मेंशन नहीं आपका होगा 104, मतलब 96 के बाद 104। तो 63.96 तो हमारा बाइंग रेट हो गया। अगर हम डॉलर और रुपीज़ की बात करें तो $1 की वैल्यू होगी 62.96, ये बाइंग का हो गया। सेल कितने में करेगा बैंक, सेलिंग रेट से हाई होगा, तो 96 के बाद ये 104 हो गया, कितना हो गया 104। तो 62.96 ये हो गया बाइंग रेट, इसको भी हम अलग से लिखेंगे, 62.96 हो गया बाइंग रेट, और सेलिंग रेट क्या हो गया 62.104, ऐसे करके ना। ये 1 तो यहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए 62 का बन जाएगा 63.04। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ये तो सिंपल है, $1 इज इक्वल टू 62.96, ये हमने ऐसे लिख दिया। आगे दिया 04, मैंने आपको क्या कहा था, आगे वाला बड़ा रेट है, सॉरी छोटा है, पीछे वाला वाली बड़ा है। तो 96 के बाद हमारा 04 आएगा ना, 96 के बाद हमारा 04 आएगा, और वो जो 04 है वो 104 है, तो उसी 104 को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, 62.104। लेकिन अगर ये 2 डिजिट में है तो ये भी जो उसका साथी है, यानी कि बाइंग सेलिंग दोनों ही 2 डिजिट में। अगर बैंक बाई कर रहा है 2 डिजिट में, तो सेल भी उसी रेट में करेगा, उसी 2 डिजिट में करेगा। ठीक है, आगे का डिजिट आगे नहीं लेगा। तो 62.96, ये आगे 62.104,
क्योंकि 96 के बाद ही तो 4 आप करो तो 100, फिर उसके बाद 4 ऐड करो तो 04, तो ये 04 नहीं 104 है। तो 62.104, तो जो 1 है वो यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ आ जाएगा, इसीलिए हो गया हमारा 63.04। क्या हो गया 63.04, 63.04, ये वैल्यू आ गई हमारी। ये होगी हमारी सेलिंग रेट और ये हो गया बाइंग रेट। ये किसका है? ये डॉलर का है। $1 इज इक्वल टू इतना रुपये। तो वही डॉलर का सेलिंग रेट जानना है। डॉलर का सेलिंग रेट कितना है? ये डॉलर में, डॉलर का सेलिंग रेट कितने रुपये के बराबर है? $1 का सेलिंग रेट है 62.04, सॉरी 62.104 को हमने सॉल्व किया, 63.04 आया ना, तो इसीलिए ये वैल्यू आपके 63.04 लिखी है। इस डॉलर को हटाइए, इसके बदले लिखिए 63.04, ठीक है। 1.30 तो था ही, डॉलर को हटाइए 63.04, अभी क्या बन गया? रुपीज़ बन गया। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, 1.30 को आप 63.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 81.95, ये रेट आ गया। चलिए हमें मालूम पड़ गया ना कि यूरो की वैल्यू कितने हैं। 1 यूरो की वैल्यू इतने रुपये के बराबर है, कितना? 81.95, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। इंपोर्ट है तो सेलिंग था, इसलिए हमने दोनों का सेलिंग रेट लिया। और अब क्या करना है? कितना है? 60,000 ना, तो 60,000 यूरो है। 1 यूरो की वैल्यू इतने रुपये, तो 60,000 यूरो की वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 81.95 को 60,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 को से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? ये वैल्यू हो जाएगी, तो इतना अमाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर है? ए आंसर है ना, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है? हाउ मच यू डेबिट टू करंट अकाउंट ऑफ ए कस्टमर फॉर इम्पोर्ट बिल ऑफ डॉलर। देखिए इस बार जो आपका इम्पोर्ट बिल है वो डॉलर में, और बोला है कि मार्जिन भी आपको कंसिडर करना है। कितना मार्जिन है? 0.08। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो बाइंग का केस है, बाइंग के केस में हमेशा क्या होता है? बाइंग के केस में हमेशा जो मार्जिन है वो बैंक क्या करता है? माइनस करता है। ये मार्जिन की बात हो रही है। और सेल के केस में क्या करता है? मार्जिन को प्लस करता है, ठीक है। जो भी रेट होगा उस रेट में बाई के केस में बैंक मार्जिन को माइनस करता है और सेल के रेट में प्लस करता है। ये मैंने आपको फॉरेक्स का जो वीडियो बनाया BFM का पहले चैप्टर का, उसमें मैंने ये सब आपको बताया। तो ये हम जस्ट केस स्टडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि देखिए इंपोर्ट बिल क्या है इस बार डॉलर में, इस बार डॉलर में। तो डॉलर की वैल्यू में डायरेक्ट रुपीज़ में दी है। कितना दिया है? ये देखिए $1 कितना है, और इसमें बाइंग रेट लेंगे, सेलिंग रेट, क्योंकि ये इंपोर्ट बिल है तो इंपोर्ट कोड वर्ड किसका है? सेलिंग का है ना, तो इसमें हम सेलिंग रेट लेंगे। तो $1 कितना रुपए में सेल हो रहा है? कितने रुपए में? तो $1 का बाइंग रेट ये है और सेलिंग रेट ये है। तो $1 इज इक्वल टू 63.04, इसलिए जो रेट लिया है यहाँ पे आपका देखिए $1 इज इक्वल टू 63.04 ये लिया, ठीक है। ये हमारा सेलिंग रेट है, किसका? डॉलर का। हमने USD का क्यों लिया, यूरो का क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो इंपोर्ट बिल है वो हमारे को डॉलर में दिया है, और डॉलर से हम डायरेक्ट रुपये में आ सकते हैं। कैसे? देखिए डॉलर इज कोटेड इन रुपी, तो डायरेक्ट डॉलर का रुपये से रिलेशन दिया, इसीलिए हमें यूरो की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि पहले क्वेश्चन में देखिए यूरो का बिल था ना, जो 60,000 था, उसके आगे EUR यूरो था, इसलिए हमने यूरो से डॉलर पे, डॉलर से वहाँ, इसलिए हमें ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। इसमें जो बिल दिया है इंपोर्ट बिल, वो डायरेक्ट डॉलर में लिखा है ना, इंपोर्ट बिल ऑफ डॉलर। तो डॉलर में जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्यों परेशान हो? ऑलरेडी में डॉलर का रुपये से रिलेशन दिया है, तो हमें सेलिंग लेना है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बिल है ना, इंपोर्ट हमारा सेलिंग के लिए। तो $1 का क्या सेलिंग रेट है? 63.04, ठीक है, 63.04, इसलिए हमने ये रेट लिखा है। और मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था मार्जिन हमेशा सेलिंग के केस में ऐड होता है और बाइंग के केस में माइनस होता है। तो जो भी रेट दिया है उसका हमें मार्जिन निकालना है। 63.04 का हमें मार्जिन कितना दिया? 0.08%। तो 63.04 को आप क्या करोगे? 63.04 का 0.08% निकालोगे, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करोगे। सो 63.04 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइड बाय 100 अगर आप करोगे, यानी उसको कैलकुलेट करोगे, तो वो कितनी आएगी वैल्यू? वो आएगी 0.05, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.05। कुछ नहीं, बस कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कीजिए और 2 डिजिट रख लीजिए, तो 0.05 आ गया। तो हमें क्या करना है? मार्जिन को ऐड करना है इस रेट में। तो 63.04 तो है ही, साथ साथ बैंक अपना मार्जिन ऐड करेगा, ठीक है। कितना मार्जिन आया? 0.05, इसको ऐड करेगा, तो ऐड करके कितना आएगा? 63.04 प्लस 0.05 तो आ गया 63.09। ये हो गया हमारा फाइनल सेलिंग रेट। फाइनल सेलिंग रेट मीन्स सेलिंग रेट में हमें अपना मार्जिन भी ऐड करना है। ये ना पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि कुछ बोला ही नहीं था, अगर बोलेगा तभी हमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई मार्जिन की बात ही नहीं थी, तो इसलिए हमने भी उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर साफ मेंशन है इफ मार्जिन इज दिस, तो आपको देखना है बाइंग का रेट है तो मार्जिन को माइनस कीजिए उस रेट से, सेलिंग का है तो उसको प्लस कीजिए उस रेट से, ठीक है, जो हमारा रेट है। चलिए अभी हमारी फाइनल रेट क्या आ गया? 63.09। तो $1 का वैल्यू बैंक जो बोलेगा, क्या बोलेगा? 63.09 रुपीज़, ठीक है। पहले $1 इतना था जो है, ये भी रुपीज़ में था, ठीक है। और फिर मार्जिन को हमने ऐड किया, फिर कितना है? $1 इज इक्वल टू 63.09 रुपीज़। फाइनल रेट हमें मालूम हो गया। चलिए अभी हमें क्या करना है? हमें बस वैल्यू देखनी है। तो $1 का इतना है, और इसमें इंपोर्ट बिल कितने डॉलर का है? 1,40,000। तो 1,40,000 का कितना होगा?
कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को $1 का इतना है तो $1,40,000 का कितना होगा, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 63.01, वही है। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ना, सी इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा हो गया, तीसरा देख लेते हैं। हाउ मच क्रेडिट विल बी गिवन टू करंट अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर हिज एक्सपोर्ट बिल। देखिए अभी बात आ गई एक्सपोर्ट बिल की, तो एक्सपोर्ट क्या होता है, मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताए थे मैंने उस पर क्या कहा था, मैंने कहा इंपोर्ट का मतलब होता है हमारा सेलिंग और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाइंग। ये सब मैंने आपको फॉरेक्स का जो BFM का पहला चैप्टर है उसकी वीडियो में मैंने आपको बताया। ठीक है, इंपोर्ट मतलब हो गया सेलिंग, एक्सपोर्ट मतलब हो गया बाइंग। और इसको तुमने याद किया, अगर आपको लॉजिक भी जाना है तो लॉजिक इस तरह से है कि एक्सपोर्ट अगर आप कुछ करेंगे, कोई सामान को अगर आप एक्सपोर्ट करना मतलब सामान को बाहर बेचना। मान लीजिए आपकी मोबाइल की दुकान है, आप मोबाइल बना के फॉरेन कंट्री में बेच रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप किसी फॉरेन कंट्री में बेचोगे, बदले में आपको क्या देंगे, वो आपको, मान लीजिए आप अमेरिका में बेच रहे हो, अपने मोबाइल यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बदले में वो आपको डॉलर भेजेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसमें डॉलर आपके पास आ रहा है, तो उसका मतलब आप डॉलर परचेज कर रहे हो। ठीक है, बाइंग हो गया, आप फॉरेन करेंसी को खरीद रहे हो, क्योंकि डॉलर आपके पास आ रहा है ना, वो खरीद रहे हो फॉरेन करेंसी। आप जैसे होता है ना, कुछ भी फ्री में नहीं होता, मतलब आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको जो फॉरेन कंट्री उनको कुछ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, आप उनको मोबाइल दे रहे हो, वो आपसे मोबाइल बाय कर रहे हैं, कौन, जो फॉरेन कंट्री में बैठा, अमेरिका में कोई पर्सन बैठा है मान लीजिए, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल, तो वो क्या कर रहे हैं, आपसे मोबाइल बाय कर रहे हैं, बदले में आप उससे क्या बाय कर रहे हैं, आप उससे डॉलर बाय कर रहे हो। ठीक है, वो आपको दे रहा है मतलब बाय कर रहे हो, इस तरह से आप मान लीजिए। इंपोर्ट मतलब हमें कोई सामान बाहर बेचना है, सॉरी इंपोर्ट मतलब कोई सामान हमें बाहर से मंगवाना। अगर हम बाहर से कोई सामान मंगवा रहे हैं तो बदले में हमें उनको क्या देना पड़ेगा, हमें उनको उनकी करेंसी, मान लीजिए अमेरिका में तो डॉलर भेजना पड़ेगा, तो डॉलर हम उसको बेचेंगे, हम उसको डॉलर बेचेंगे, बदले में वो हमको मोबाइल भेजेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो बस आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइए, इतना ही देखिए एक्सपोर्ट मतलब बाई है और जो इंपोर्ट है उसका जस्ट अपोजिट तो वो सेलिंग हो गया। पर मैंने आपको जो थोड़ा सा लॉजिक था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट बिल ऑफ 1,50,000 ना। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए, किस करेंसी में, डॉलर में, इजी है, डायरेक्ट डॉलर का रुपये से रिलेशन दिया है, कितना दिया है, ये बाई का केस है ना, एक्सपोर्ट बिल, तो ये हो गया हमारा बाई का केस। तो बाई में कितनी वैल्यू दी है, ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए डॉलर का बाई में वैल्यू ये था ना, डॉलर को हमने यहाँ पे सॉल्व किया था ना, कितना वैल्यू दिया था, देखिए डॉलर का बाई में वैल्यू है 62.96, ये दिया ना 62.96 है, ये बाइंग रेट है, और 63.04 सेलिंग रेट है। तो 62.96 ये बाइंग रेट है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 62.96। ठीक है, डॉलर का ये बाइंग रेट है। सो $1 इज इक्वल टू 62.96, ये रुपीज़ में हो गया, ये हमने वहाँ से उतारा। अभी कितना क्रेडिट देंगे, कुछ भी मार्जिन का बात नहीं किया, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। $1,50,000, $1 का कीमत है 62.96 रुपीज़, $1 इतने में आप ले सकते हैं। तो $1,50,000 के लिए क्या होगा, $1 का इतना है तो $1,50,000 के लिए क्या होगा, $1,50,000 के लिए क्या करेंगे, $1 की कीमत इतनी है तो 1,50,000 को 62.96 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, 9,444,000, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चौथा देख लेते हैं, हाउ मच क्रेडिट विल बी गिवन टू करंट अकाउंट फॉर हिज एक्सपोर्ट बिल ऑफ $। देखिए इस बार भी एक्सपोर्ट बिल है, पहला कीवर्ड, ये बाइंग का केस हो गया, फिर डॉलर में बिल है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे लिए ईजी हो गया। मार्जिन 0.08% है, तो पहले हम देखेंगे क्या रेट है। तो बाइंग रेट क्या दिया आपका USD डॉलर का, वो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ से भी देख सकते हैं। डॉलर और रुपीज़ का बाइंग रेट है 62.96, तो वो वैल्यू इन्होंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखी है। लिखी है वैल्यू बाइंग रेट की, बाइंग की क्यों लिखी है, सेलिंग की क्यों नहीं लिखी, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल है। एक्सपोर्ट मतलब आप सामान भेजोगे, बदले में आपको डॉलर भेजेगा मतलब आप उससे डॉलर खरीद रहे हो, आप उसको सामान बेच रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब आप उसको बेच रहे हो और वो आपको डॉलर भेजेगा, डॉलर आपके पास आ रहे हैं तो उसका मतलब उसको बाई कर रहे हैं, इसीलिए हमारा बाइंग रेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है 62.96। और मार्जिन दिया, देखिए इफ़ मार्जिन इज 0.08, आपको एक बात नोट करनी है, मार्जिन में परसेंट है या नहीं है, इसमें कुछ परसेंट नहीं है तो उसका मतलब मार्जिन का आपको अमाउंट दिया है, तो आप कहीं कन्फ्यूज़ मत होना। जब यहाँ पे परसेंट लिखा है, जैसे कि ये देखिए 0.08%, तब हमने इस वैल्यू का परसेंट निकाला था ना, जो कि 0.05 आया था। इसमें 0.08% नहीं है, ये 0.08 वैल्यू दी है कि मार्जिन इतने रुपए हैं, ये 0.08 पैसा जो भी आ रहा है इतना मार्जिन है। अब हमें क्या करना है, बाइंग के केस में मार्जिन प्लस करते हैं माइनस, ये भी आप याद रखिए, बाइंग के केस में मार्जिन हमेशा माइनस होता है और सेलिंग के केस में मार्जिन प्लस होता है। ये बाइंग का केस है तो मार्जिन हमारा माइनस होगा, किस में से, जो हमने रेट लगाया है। रेट क्या लगाया है 62.96, इसमें से आप मार्जिन को माइनस कर लीजिए। ठीक है, हमारा रेट है, इसमें से आपको मार्जिन को माइनस करना है, और माइनस क्यों करना है वो हमें याद रखना है कि जो बाई है, अगर बैंक कुछ बाई कर रहा है तो वो अपना मार्जिन माइनस कर लेगा, पहले अपना मार्जिन ले लेगा। लेकिन अगर कुछ सेल करेगा, कुछ बेचेगा, तो डेफिनेटली उसमें अपना मार्जिन जोड़ के ही बेचेगा। जैसे आप कोई सामान बेचते हो, जितने में आपको पड़ा आप उसमें कुछ ऐड करके तो बेचोगे ना,
अगर आप कुछ बेच रहे हो, आप दुकानदार हो, बैंक भी क्या कर रहा है, मान लीजिए उसको दुकानदार की तरह कंसिडर करेगा आप। मान लीजिए दुकानदार क्या करता है, वो सामान को बेचता है अपना मार्जिन लगा के कि हाँ 10 रुपये में मुझे पड़ा है, मैं 5 रुपये का प्रॉफिट लूँगा तो 15 में बेचता है। इसीलिए सेलिंग के केस में हमेशा मार्जिन ऐड होता है। मार्जिन मतलब वो प्रॉफिट जो कि नहीं कहते मेरा मार्जिन क्या होगा, मतलब मेरे को इसमें कितना बेनिफिट होगा। तो दुकानदार मान लीजिए 10 रुपये में खरीदा तो 10 रुपये में कभी नहीं बेचेगा, बेचने में वो 1 या 2 रुपये का अपना मार्जिन हमेशा ऐड करता था। तो इसीलिए सेलिंग के केस में यहाँ पे जो बैंक है, बैंक भी अपना हमेशा प्रॉफिट जो कि मार्जिन होता है उसको सेलिंग के केस में तो ऐड करता है, और बाइंग के केस में जब वो खरीद रहा है तो अपने प्रॉफिट को पहले से माइनस कर लेगा। ठीक है, उसी रेट पे फिर वो खरीदेगा कि हमारा प्रॉफिट भी रहे। ये सब इसको इस तरह से कंसिडर होता है। तो मार्जिन हमेशा बाइंग के केस में माइनस होगा और सेलिंग के केस में प्लस होगा। अभी कितना है 62.96 माइनस 0.08, कितना आ गया 62.8, बस माइनस करना है। तो ये फाइनल बाइंग रेट हो गया। अभी डायरेक्ट डॉलर में दिया तो कोई टेंशन नहीं है, $80,000 $1 का ये फाइनल रेट आ गया ना। सो 80,000 का कितना होगा, 80,000 से इस रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 62.88 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये, ए ऑप्शन है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 5th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच क्रेडिट विल बी गिवन टू करंट अकाउंट ऑफ कस्टमर फॉर हिज एक्सपोर्ट बिल ऑफ यूरो। देखिए इस बार एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सामान बाहर भेज रहे हैं, आपको बदले में वो डॉलर देगा, इसका मतलब डॉलर आपके पास आ रहा है, आप डॉलर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइंग रेट। आप कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं, एक्सपोर्ट को आप बाइंग बोलेंगे और इंपोर्ट को आप सेलिंग बोलेंगे। ठीक है, इस बार आपको जो बिल है वो किस में, देखिए यूरो में, तो आपको यूरो से डॉलर पे आना पड़ेगा, फिर डॉलर से रुपये में आना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मार्जिन भी दिया, कितना 7 पैसा, कितना है 7 पैसा। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमें बाइंग रेट देखना है, तो पहले हमें यूरो का बाइंग रेट देखना पड़ेगा ना। देखिए पहले यूरो से डॉलर पे आना पड़ेगा, फिर डॉलर से हम रुपये में आएंगे। तो ये हमारा यूरो का दिया है ये टेबल इधर, और ये डॉलर का है। ठीक है, ये यूरो का है, ये डॉलर का है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है। ठीक है, ये जो 1.2830 था ना, ये यहाँ पे। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ बाइंग रेट की, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट बिल है, एक्सपोर्ट हमारा बाइंग रेट हो गया। तो यूरो का बाइंग रेट कितना है 1.28 हो गया बाइंग रेट, तो हम लिखते हैं यूरो का बाइंग रेट हो गया 1.28। सो 1 यूरो का बाइंग रेट है 1.28 डॉलर। अब हमें क्या करना है, हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें तो रुपये में कन्वर्ट करना है उसको ना, रुपये में हमें आंसर देना है। अब हमें डॉलर का बाइंग रेट देखना पड़ेगा, है ना। कैसे खरीदेंगे डॉलर, $1 का कितना बाइंग रेट है 62.96, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 62.96 है हमारा। $1 का बाइंग रेट है, $1 इज इक्वल टू 62.96 रुपये। तो इस डॉलर को बदला हटाएंगे और लिखेंगे 62.96 रुपये 1.28। सो 1 यूरो का रेट हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया, 1.28 मल्टीप्लाई बाय 62.96 रुपये में आ गया। वही चीज़ यहाँ लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 80.59 रुपीज़। ये किस में आ गया, रुपीज़ में आ गया। और ये है बाइंग का केस ना। बाइंग के केस में हमेशा जो बैंक कुछ बाई करता है तो हमेशा अपना मार्जिन माइनस कर लेता है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। देखिए बाई के केस में बैंक अपना मार्जिन पहले माइनस कर लेगा। तो यहाँ पे भी जो भी रेट आया है, जो हमारा फाइनल रेट 80.59 जो मल्टीप्लाई करके आया है, इसमें से क्या आपको 7 पैसे को माइनस करना है ना। 80.59 में से क्या माइनस करना है 7 पैसा। इसको रुपये में कन्वर्ट कर लीजिए। 7 पैसे को कैसे लिखेंगे, 7 पैसा डिवाइड बाय 100 रुपीज़ में आ गया ना, क्योंकि ये वैल्यू हमें रुपीज़ में दी है, ये रुपीज़ में, तो 7 पैसा को हम रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 एक रुपये में होते 100, 1 रुपये में होते 100 पैसे, तो 1 रुपीज़ में हो गए 100 पैसे, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। आपका कितना है, हमारा है 7 पैसा ना, 7 पैसा। तो 7 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपी, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़। तो 7 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़, 7 को आप 100 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.07 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा रुपीज़ में आ गया 0.07। इसीलिए इसी रेट में से 0.07 को माइनस कर, ये 0.07 कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो 80.59 माइनस 0.07 अगर आप करोगे कैलकुलेटर में तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, कैलकुलेटर ये वाला आपका जो सिंपल कैलकुलेटर के अलावा है, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए। 82.52 माइनस क्यों करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब सामान बेच रहे हैं, पहले आपको डॉलर मिल रहा है तो आप डॉलर बाई कर रहे हैं। बाई में हमेशा बैंक अपना मार्जिन पहले से साइड कर लेता है, यानी माइनस कर लेता है, और सेल में हमेशा अपना मार्जिन ऐड करके आपको बेचता है। ठीक है, इसीलिए बाई में हमने माइनस किया, इसी मार्जिन को हमने माइनस किया है। सो 80.52 आ गया हमारा फाइनल रेट, ये रेट हम कस्टमर को बोलेंगे। सो 1 यूरो इज इक्वल टू 82.52 रुपी। यहाँ पे कितना यूरो दिया, देखिए 70,000 यूरो।
सो 70,000 यूरो के लिए क्या करेंगे, इसी रेट को 70,000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमने 1 यूरो का रेट निकाला ना, सब अपना मार्जिन हटा के, ठीक है, मार्जिन माइनस करके। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 80.52। आपके पास कितना यूरो है, हमारे पास है 70,000 ना, तो 70,000 यूरो इज इक्वल टू 80.52 को 70,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 70,000 मल्टीप्लाई पे 80.52 अगर आप करेंगे, इस कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे तब वो ये वैल्यू मिलेगी 5636,400। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी हो गया ना। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे मार्जिन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्लस माइनस इस तरह के। और कोई भी इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बताती हूँ। मान लीजिए आप कोई भी रेट दिया होता है, जैसे $1 इज इक्वल टू, जस्ट ये आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, ठीक है, 60.42/45, ये आपको स्पॉट रेट यानी आपको वैल्यूज दी है। सो ये हमारा बाइंग होता है, ये हमारा सेलिंग रेट होता है। तो बाइंग के केस में क्या होता है, मार्जिन को हमेशा माइनस कर देता है। मार्जिन आपको कभी भी दे सकता है, या तो बोलेगा पैसा, जैसे मतलब वैल्यू में दे देगा 0.07 जैसे आपको वैल्यू दी थी, या 0.07%। तो जो बाई का केस होता है, हमने बाइंग रेट सेलिंग रेट अपना देख लिया। बाई के केस में मार्जिन हमेशा होता है माइनस और सेलिंग में मार्जिन होता है प्लस। फॉरवर्ड रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट मान लीजिए 1 महीने का रेट आपको दिया है 10-15, ये पैसे में, 2 महीने का दिया है 15-20 जस्ट एग्जाम्पल, और 3 महीने का दिया है 20-25। तो देखिए यहाँ पे क्या, एक और बात आ जाती थी, जो हमारा स्पॉट रेट जो गिवन होता है और जो फॉरवर्ड जो रेट दिया होता है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। कैसा डिफरेंस है ये मैं देखना, देखिए जो बाई रेट है हमारा, ये हो गया हमारा बाई रेट, और ये हो गया हमारा सेलिंग। जो भी हमारे डायरेक्ट कोट होते हैं, डायरेक्ट कोट मतलब 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज हाउ मैनी यूनिट ऑफ रुपीज़, उसको बोला जाता है डायरेक्ट कोट। हमारे इंडिया में ये डायरेक्ट कोट ही यूज़ होता है। तो $1 अगर हम बोले 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू 70 रुपीज़, तो ये हो गया डायरेक्ट कोट, ठीक है। हमारे इंडिया में डायरेक्ट कोट यूज़ होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट कोट में जो हमारा बाइंग रेट होगा वो आपको ये कंसेप्ट यूज़ करना है, बाई लो सेल हाई, ठीक है, बाई लो सेल हाई, ये बैंकों का जो कंसेप्ट है, इस तरह से आपको बाई और सेलिंग रेट पता लगेगा। और प्रीमियम और डिस्काउंट में हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा फॉरवर्ड में मतलब फ्यूचर में करेंसी प्रीमियम में है डिस्काउंट में। तो देखिए अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, जैसे 10, 15, 15, 20, 20, 25, मान लीजिए 4 मंथ का आ गया आपका डिस्काउंट में, जिस एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 4 मंथ का रेट आ रहा है 25-20 जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए पहले मंथ 10 से 15 प्रीमियम में, दूसरे मंथ 15 से 20 ये भी प्रीमियम है, तीसरे महीने 20 से 25 ये भी प्रीमियम है, लेकिन चौथे महीने 25 से 20 तो ये डिस्काउंट हो गया। तो हम ऐसे बोलेंगे कि पहले महीने तो करेंसी प्रीमियम में थी, दूसरे महीने भी करेंसी प्रीमियम में थी, तीसरे महीने भी प्रीमियम में थी। किसके कंपेयर में 1 महीना, स्पॉट रेट, जो मैं स्पॉट रेट दिया उसके कंपेयर में हमें करना है, ठीक है। तो पहले स्पॉट रेट 1 महीने तक तो वो प्रीमियम में थी, दूसरा तीसरे महीने, लेकिन चौथे महीने करेंसी क्या होगी, डिस्काउंट होगी। तो जो भी प्रीमियम है तो आप उसको ऐड करोगे, चाहे बाइंग रेट या सेलिंग रेट की बात करो, आप ऐड करो, और जो भी डिस्काउंट है उसको आप माइनस करोगे, ठीक है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 10 से 15, 15 से 20 ऐसे करके करेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो होगा प्रीमियम। और प्रीमियम नाम से पता लग रहा है कोई चीज़ प्रीमियम है तो मतलब अच्छी क्वालिटी तो मतलब प्लस, उसमें आपका रेट भी अच्छा होगा तो इसलिए प्लस। लेकिन अगर डिस्काउंट में है तो मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है, और डिस्काउंट का मतलब ही है, दुकान में जाओ तो आपको बोलते हैं ना डिस्काउंट मतलब माइनस। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि डिस्काउंट में प्लस करना है माइनस करना है, वो सुनते ही पता लग रहा है डिस्काउंट मीन्स माइनस। तो डिस्काउंट में जब भी रहेगा तो आपको अपने स्पॉट के हिसाब से उसको माइनस करना है, और प्रीमियम में रहेगा तो आपको प्लस करना है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए ये वाला आपका थोड़ा सा जो बेसिक था वो मैंने आपको कंप्लीट कराया है। और एक ये वाला कन्फ्यूज़न था कि पहले मार्जिन ऐड करना है या पहले प्रीमियम ऐड करना है या डिस्काउंट ऐड करना है। तो आप पहले प्रीमियम और डिस्काउंट को देख लीजिए, फिर आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, और उस फॉरवर्ड रेट पर आप अपना मार्जिन कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। बुक में अलग अलग जगह पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और अगर आप ये कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो मतलब फॉरवर्ड रेट मतलब एक बार आप अपना रेट डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड रेट का डेफिनेशन ही वही है कि जो भी हमारा स्पॉट रेट है उसमें या तो आप प्रीमियम बोले या डिस्काउंट, तो वही हमारा फॉरवर्ड रेट बताता है। तो फॉरवर्ड रेट एक बार आपने रेट डिसाइड कर लिया, उसके बाद अपना मार्जिन निकालिए, ठीक है। एक बार रेट डिसाइड हो जाए ना, पहले हमने रेट ही डिसाइड नहीं किया, पहले से अपना मार्जिन जोड़ रहे हैं, फिर बाद में फॉरवर्ड पॉइंट ऐड कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन उसमें हो सकता है। तो पहले आप अपना फॉरवर्ड रेट ही कैलकुलेट कीजिए। रेट के लिए क्या है, जो भी आपका स्पॉट रेट है, प्रीमियम है तो प्लस कीजिए, डिस्काउंट है तो माइनस कीजिए। तो एक बार रेट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपना मार्जिन जो है वो देख लेना। बाई के केस में मार्जिन होता है माइनस, और सेल के केस में मार्जिन होता है प्लस, ठीक है। ये हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट। चलिए इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी की केस स्टडी मैं आपको आने वाली वीडियो में कराऊंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।